हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत। देखिए, हिंदू विधि के स्रोत को दो भागों में हम पढ़ते हैं। एक तो प्राचीन, जिसमें हमने डिस्कस किया है श्रुति को, स्मृति को, टीकाओं और निबंधों को, और रूढ़ि और प्रथाओं को। लेकिन आज के समय में यानी कि आधुनिक समय में हम किन हिंदू विधि के किन स्रोत पर निर्भर हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत। दूसरा आता है आपका पूर्व निर्णय और तीसरा आता है आपका विधान। ये तीनों ही क्या हैं? ये हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत हैं। देखिए, इन पर हिंदू विधि कैसे निर्भर है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत। अब ये क्या होता है? क्या ये विधि का कोई लिखित विधि है या हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार हमारे सामने प्रेजेंट में कुछ लॉ होता है, रिटन में होता है, लेकिन उससे रिलेटेड कोई ऐसा मैटर हमारे सामने आ जाता है जिसके बारे में जब हम सर्च करते हैं तो कोई विधि हमें नहीं दिखाई देती। ना उसके बारे में श्रुति में है, ना स्मृति में, ना टीकाओं में, और ना ही जो प्रेजेंट में लॉ है उन्हीं में ही कुछ बताया गया है। तो ऐसे मैटर में डिसीजन कैसे दिया जाएगा? तो देखिए, ना सिर्फ हिंदू विधि, इवन किसी भी लॉ में ये समस्या आ सकती है। तो ऐसे में आपका जो डिसीजन होगा, निर्णय का जो न्यायालयों का जो डिसीजन होगा वो किस पर आधारित होगा? वो युक्ति युक्तता पर आधारित होगा। ठीक है, आप साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए डिसीजन दोगे। अब आखिरकार ये होता क्या है? देखिए, एक रूल आपने पढ़ा होगा कि जहाँ अधिकार है वहाँ पर उपचार जरूर मिलेंगे। यानी कि अगर कोई अधिकार का वोलेशन हुआ है और उसके बारे में कोई उपचार कहीं नहीं दे रखा है तो उपचार दिया जाएगा। अब ये उपचार कैसे होगा? कोई भी मामला जब किसी के सामने आता है तो उस मामले की परिस्थितियाँ क्या हैं, उसके फैक्ट क्या रहे हैं, उस मामले में किस तरीके के एविडेंस सामने आए हैं, विटनेसेस क्या आए हैं, इन सब पर आधारित आपका एक डिसीजन होता है जो सद विवेक पर निर्भर करता है। यानी कि जब आप अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए एक युक्ति युक्त डिसीजन पर पहुंचते हैं, निर्णय पर पहुंचते हैं, तो उसी को कहा जाता है कि जो आपका निर्णय है वो साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण के सिद्धांत पर आधारित है। देखिए, एक जनरली बात सोचिए, कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने कोई समस्या लेकर आता है तो आप उस समस्या का सॉल्यूशन कैसे देते हो? अगर समस्या दो लोगों के बीच की है तो आप दोनों पक्षकार को सुनते हो और एक अच्छा सा डिसीजन, कहते हैं ना कि बीच का रास्ता उन्हें बताते हो कि देखो इस तरीके से आपके दोनों की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या दोनों के बीच में जो विवाद है वो खत्म हो सकता है। तो वहाँ आप क्या कोई कानून को फॉलो करते हुए वो राय दे रहे हो? नहीं, आप अपनी रीजनिंग अप्लाई कर रहे हो, आप अपने विवेक पर आंसर दे रहे हो, अपने विवेक पर निर्णय दे रहे हो। ठीक है, तो वहाँ आपको कोई लिखित नहीं मिलेगा कि अगर ऐसा मामला है तो ये लिखा हुआ है और आपको यही निर्णय देना है। ये मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और जब आप कोई न्यायालय जब कोई ऐसा डिसीजन देता है तो वो युक्ति युक्ता पर आधारित होता है। उसमें न्याय को ध्यान में रखा जाता है, इक्विटी को ध्यान में रखा जाता है और सद विवेक को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि आप पक्षपात नहीं करोगे किसी भी पार्टी के साथ। जो मामला आया है युक्ति युक्त ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को भी देखकर लगे कि हाँ डिसीजन सही है। तो इसी को बोलते हैं क्या? साम्य, न्याय और शुद्ध अंतःकरण का सिद्धांत। ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और कोई ऐसा लिखित यहाँ नियम नहीं है कि ये चीज़ें ही आपको अप्लाई करनी है। ये डिपेंड करता है परिस्थितियों पर। नेक्स्ट आता है आपका पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय का मतलब होता है कि पहले के जो निर्णय हैं, पहले के निर्णय। अब निर्णय किसके होते हैं? सिंपल सी बात है, जो हमारी कोर्ट है यानी कि न्यायालय है उनके निर्णय होते हैं। अब देखिए, सपोज कीजिए कोर्ट के सामने कोई ऐसा मैटर आया है जिस मामले में कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ठीक है, कोई निर्णय दिया है। अब अगर सेम मैटर दोबारा से किसी कोर्ट के सामने आए तो वो जो मैटर है वो मानने के लिए कोर्ट क्या होती है? बाध्य हो जाती है। यानी कि पूर्व निर्णय क्या हो जाता है? विधि जैसा ही बल रखता है। जैसे आप विधि को मानने के लिए बाध्य होते हैं, वैसे ही आप न्यायालय के पूर्व निर्णय को मानने के लिए बाध्य होते हो। लेकिन क्या सभी न्यायालय को निर्णय बाध्य होते हैं? तो नहीं। देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट
यानी कि उच्च न्यायालय के ही डिसीजन क्या होते हैं, पूर्ण निर्णय के रूप में विधि का बल रखते हैं। देखिए पहले अगर हम बात करें तो पहले के समय में कोर्ट नहीं होती थी, राजाओं के डिसीजन होते थे। मुगलों का शासन था अंग्रेजों से पहले, तो राजा महाराजा जो होते थे वो डिसीजन देते थे, लेकिन वहाँ कोई कोर्ट नहीं थी। हर एक मामले में राजा का ही डिसीजन फाइनल होता था। ठीक है, वहाँ ये ऐसे नहीं कि एक राजा है, राजा के नीचे मंत्री डिसीजन देगा, मंत्री के नीचे कोई और सिपाही आएगा, नहीं, राजा के ही रूल वहाँ पर चलते थे। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया और अंग्रेजों के शासन से ही ये पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो है वो सामने आया। यानी कि कोई ऐसा मैटर जिस पर कोई कानून नहीं है और वहाँ पर न्यायालय का कोई निर्णय एग्जिस्टेंस में है तो उस डिसीजन को मानने के लिए कोर्ट बाध्य होती है। लेकिन याद रखिएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो निर्णय होता है वो देश की सभी जितनी भी कोर्ट हैं उन पर बाध्य होता है, और उच्च न्यायालय का जो है वो उसके जुरिडिक्शन में आने वाली सभी न्यायालयों के प्रति उसका जो डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो बाध्य होगा। क्या एक उच्च न्यायालय दूसरे उच्च न्यायालय के निर्णय से बाध्य है? तो आंसर है नहीं। एक उच्च न्यायालय ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो दूसरा उच्च न्यायालय उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, और उच्च न्यायालय का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट भी मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या अपने निर्णय से बाध्य है? तो आंसर है हाँ और ना, दोनों। ये डिपेंड करता है। यानी कि अगर सेम बेंच ने कोई डिसीजन दिया तो और उस मामले को ओवररूल करना है तो हमेशा हायर बेंच करेगी। ठीक है, सेम बेंच या उससे नीचे की बेंच उस डिसीजन को नहीं ओवररूल कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ मामलों में अगर उसको अपने डिसीजन से बाउंड नहीं होना है तो लार्जर बेंच का गठन करना पड़ता है, और लार्जर बेंच का गठन करके सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णय को बदल सकती है। लेकिन बाकी सभी कोर्ट उन निर्णयों से बाध्य होंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ जरूरी है पूर्ण निर्णय को बाध्यता के लिए। सबसे पहले तो क्या है, जो भी निर्णय दिए जा रहे हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखे जाए। ठीक है, मामला क्या था, फैक्ट क्या थे, परिस्थिति क्या थी मामले की, और क्या डिसीजन उसमें दिया गया, इन सब चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रिपोर्टिंग की गई है। और दूसरा, श्रृंखलाबद्ध न्यायालय। श्रृंखलाबद्ध न्यायालय मतलब इसका मतलब यह है कि सबसे ऊपर एक कोर्ट, उससे नीचे एक कोर्ट, उससे नीचे कोर्ट, एक हायरार्की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो पूर्ण निर्णय का सिद्धांत जो है वो अप्लाई होगा, जो आज के समय में है, पहले समय में नहीं था। तो इसलिए पूर्ण निर्णय जो है वो विधि के स्रोत के रूप में आज के सामने आता है। और इसलिए कहा भी जाता है कि जो न्यायाधीश होते हैं वो सिर्फ निर्णय नहीं देते बल्कि विधि का भी निर्माण करते हैं। और ये विधि का निर्माण कब करते हैं? जब किसी मैटर में कोई विधि नहीं सामने होती है तो न्यायाधीश के निर्णय जो होते हैं वो विधि का ही बल रखते हैं। उसके बाद आता है विधायन। देखिए इससे हम सब परिचित हैं। राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य के जो विधानमंडल हैं, विधानमंडल, या फिर अगर हम बात करें संसद, इनको क्या है, विधि बनाने की शक्ति है। ठीक, अंग्रेजों के समय में भी कई विधि आई थी। जैसे अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था, सती प्रथा निषेध अधिनियम आया था। तो ये सब क्या है? ये विधायन है, और ये विधि का सबसे अच्छा स्रोत माने जाते हैं। आज के समय में जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, तो ये सब विधायन है, और विधायन को ही सबसे महत्वपूर्ण विधि माना जाता है। अगर लॉ है तो लॉ अगर बना हुआ है तो कोई और विधि मान्य नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारे सामने हमने डिस्कस किए हैं हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत। अगली क्लास में आएंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।